हेलो फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स। आज आपके लिए हम लाए हैं एक नया टॉपिक। क्या है उसी में से है। अब हम आपको जो हमने कल वीडियो दिया उसमें बताया कि दर्पण क्या है, उसके बारे में परिभाषा, उसको कैसे हम पहचानते हैं और दर्पण से संबंधित और चीज़ें पढ़ने के लिए तो हमने जैसे हेडिंग यहाँ पर आपको बता दिया कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ बिंदु का मतलब यही है। दर्पण का ध्रुव जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, अभिलंब, इन सब में पहचान आपको जो है कि इन लोगों का पहचान जरूरी होता है। कौन चीज कहाँ है इसमें, अगर इसकी जानकारी आपको नहीं रहेगी तो अगले हम वीडियो में जो हम आपको बताएंगे वो शायद आपको न समझ में आए। इसलिए मैं ये जो है कि छोटा सा वीडियो बीच में इसको मैं डाल रहा हूँ और आप लोग इसे देखिए और इसको समझिए। तो इसमें है, पहला देख रहे हैं आपका दर्पण का ध्रुव। मुख्य रूप से ये दर्पण का ध्रुव, इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, ये होता क्या है। जैसे कि जितना जो दर्पण होता है, जैसे हमने देखा M1 और M2, चाहे दर्पण कितना भी बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो दर्पण के जो आपका हम ऐसे कहें अगर व्यवहार की भाषा में, M1 और M2 का मध्य बिंदु जो होता है, मतलब इस दर्पण का जो मध्य बिंदु आप देख रहे हैं, यहाँ हमने लिखा है ये P होता है, आपका दर्पण का ध्रुव होता है। अर्थात हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, किसको, मध्य बिंदु मतलब कि आधे को यहाँ P से जो डिनोट करते हैं इसको हम बोलते हैं ध्रुव। तो ये रहा आपका दर्पण का ध्रुव, जो कि दर्पण का होता है क्या, मध्य बिंदु। अब आगे है आपका दूसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र। जैसे अगर हम कहें कि यह आपका जैसे कोई ये गोला है, या इस एक तरह से हम मान लेते हैं सर्किल है, तो इसका मतलब होता है वृत्त। तो हम यहाँ केवल कल्पना किए हैं कि जैसे कि गोले में सेंटर होता है यहाँ C, और यह आपका सर्किल में भी यहाँ होता है C ही होता है। इस प्रकार से तो अगर हम यहाँ से कुछ भाग यदि हम काट लेते हैं, ऐसे जैसे हमने यहाँ से काट लिया, तो यह एक तरह से इसको यदि हम बाहर कलई करेंगे ऐसे, तो यह अवतल दर्पण बन जाएगा। और यदि हम इस साइड अंदर कलई करेंगे तो यह उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो कहने का अर्थ यह हुआ, कटने से इतना भाग कटने से पहले यह इसी गोले का भाग था, इसी गोले का ये भाग था। तो कहने का अर्थ यह हुआ, इतना यदि हम काट कर निकाल लेंगे तो कहने का अर्थ यह हुआ कि सेंटर तो यही बना रहा, जिस गोले से हमने काटा इसे, तो सेंटर तो यही है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वह गोले का, एक तरह से हम ऐसे कहें कि जो दर्पण का वक्रता केंद्र है वह गोले का केंद्र होता है। अर्थात कि जिस गोले का भाग होता है, दर्पण जिस गोले का क्या होता है, भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र होता है बच्चों। तो इसको हम डिनोट करते हैं, अर्थात दिखाते हैं किससे, कैपिटल C से। तो ये रहा आपका क्या, वक्रता केंद्र। तो चलिए अब अगला पॉइंट है हमारा वक्रता त्रिज्या। अगला है हमारा वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, तो कहने का वही मतलब है कि जैसे हमने परिभाषित किया वक्रता केंद्र को कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, उसी प्रकार कि यह दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, अर्थात कि दर्पण जिस गोले का कटा भाग होता है, खोखले गोले का कटा भाग होता है, गोले का मतलब खोखला गोला यहाँ बात कर रहे हैं हम, कि जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उसकी रेडियस को, उसकी त्रिज्या को हम कहते हैं दर्पण की क्या, वक्रता त्रिज्या। इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अगर इस चित्र में हम देखें ऐसे, तो यहाँ P और C
P और C अर्थात ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम दिखाते हैं स्मॉल r से। तो ये रहा आपका वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ बात आई अभिलंब की। बात आई किसकी? अभिलंब की। तो अभिलंब क्या होता है? हमने आपको चित्र यहाँ बनाया है। क्या? इस चित्र के सहारे ही हम परिभाषा दे लेंगे। कहने का अर्थ हुआ दर्पण के किसी बिंदु, दर्पण के किसी बिंदु अर्थात दर्पण पर यहाँ A, B, C, D हम कोई भी बिंदु ले सकते हैं। वहां से यदि हम कोई रेखा खींचते हैं और वह किससे होकर जाए? वक्रता केंद्र से। यदि हम दर्पण पर स्थित किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाती हुई रेखा हम क्या करें? खींच दें, ऐसे ऐसे हम खींच दें, तो ये सब अभिलंब कहलाते हैं। तो यह रहा दर्पण का क्या? अभिलंब। यहाँ आप देख रहे हैं ये C है, यहाँ पॉइंट A है, B है, C है, हाँ C डैश है मान लीजिए। तो यहाँ से मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं होंगी सब इस नॉर्मल रहेंगी, वो दर्पण की अभिलंब कहलाएंगे। तो ये तो रहा क्या? अभिलंब। अब आगे है आपका मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। तो यहाँ आप देख रहे हैं, अगर चाहे हम यहाँ से दिखाएं आपको, चाहे यहाँ से कहीं भी चित्र से हम दिखाएं, तो इसकी परिभाषा हम ऐसे बता सकते हैं कि ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, से होकर जाने वाली रेखा या को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। अर्थात कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना होगा उसको हम यहाँ पर इस मुख्य अक्ष पर रख देते हैं। ये शर्तें हम बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल छोटी छोटी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। अब आगे है आपका दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक का मतलब यह हुआ कि दर्पण जितना बड़ा होगा, ऐसे ऐसे कुछ भी हम बना ले, M1, M2, M1, M2, M1 और M2। यहाँ हमने 1, 2 और ये 3 ये बनाए हमने 3 अवतल दर्पण जो कि बाहर से कले हुआ है। तो आप देख रहे हैं इनकी साइज जो है ये लगातार घटती जा रही है। तो कहने का अर्थ हुआ कि दर्पण का द्वारक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अगर हम इसकी परिभाषा ऐसे दें कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहेंगे हम? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये रहा दर्पण का द्वारक। गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। M1, M2, M1, M2, M1 और M2। इस प्रकार से जितना द्वारक बड़ा रहेगा उतना प्रकाश का जो है कि इस पर इंसिडेंट लाइट रे जो है ज्यादा होगी और वहां से जो है रिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं कहाँ? मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिंदु। हाँ, ये मुख्य फोकस क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे आगे। ये प्रतिबिंब खींचने के नियम में कि ये प्रतिबिंब जो खींचने का नियम है अभी हम अगले वीडियो में बताएंगे। और यह इसकी परिभाषा हम ऐसे देंगे। देखिए 2 प्रकार के दर्पण हैं, तो हम ऐसे कहेंगे कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, कहाँ से? यहाँ दर्पण पर यह पड़ती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ जो है ये कटान बिंदु इन दोनों का, तो इसे हम कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं।
कहने का अर्थ यह हुआ कि बिंदु वस्तु से चलने वाली जो किरणें हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं और वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात अर्थात जब ये प्रकाश किरण इस पे आएगी तो यहाँ से ये चिकना तल है और उसको जो है दूसरी एंगल में क्या कर देगा, ये मोड़ देता है अर्थात इसका परावर्तन कर देता है। तो ये किरणें जितनी भी किरणें आती हैं ऐसे समांतर, वह परावर्तन के पक्ष, ये आपके जो समांतर आ रही किरणें ये परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम मुख्य फोकस करते हैं। तो यह रहा आपका मुख्य फोकस F। आप लोग समझ में आ गया होगा। परावर्तन के पश्चात किरणें जो है कि ये एक दूसरे से जहां पर काटती हैं, जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम कहते हैं क्या, मुख्य फोकस। आगे है आपका फोकस दूरी। आगे है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या है, बस कुछ नहीं। और इसमें आप जो है कि देख सकते हैं कि फोकस दूरी कि P से F अर्थात ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं क्या, फोकस दूरी कहते हैं। इसमें जो है कि बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है कि P ध्रुव है और ये मुख्य फोकस F है, इसके बीच की दूरी को हम दिखाते हैं क्या, फोकस दूरी से। इसको हम स्मॉल f से दिखाते हैं, ऐसे स्मॉल f से, हाँ ऐसे डिनोट करते हैं फोकस दूरी को। अब आगे है आपका एक अंतिम पॉइंट, फोकस तल। क्या है, फोकस तल। तो फोकस तल में क्या है, यहाँ हमने चित्र में आपको दिखाया है। जैसे देखिए यह M1 और M2 एक अवतल दर्पण है और यहाँ F इसका फोकस तल है, सॉरी ये फोकस बिंदु है यहाँ से, और इसका जो एक वक्रता यहाँ कहीं पर होगा इससे कुछ दूर। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि फोकस जो तल होता है वह एक ऐसी रेखा होती है जो कि फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस से, और वक्र मुख्य अक्ष पर अर्थात मुख्य अक्ष पर वह क्या होती है, लंब होती है। एक तरह से अगर हम ऐसे भी देख कर कह सकते हैं इसकी परिभाषा, तो वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, मुख्य फोकस, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। किसके लंबवत होता है, ये ऐसे, यही ना है मुख्य अक्ष, यहाँ ऐसे मुख्य अक्ष के क्या होता है, लंबवत मतलब 90 अंश, ये 90 अंश का कोण बनाता है। ऐसे देख रहे हैं ना आप लोग, ऐसे। तो यहाँ से ऐसे दिखा रहे हैं कि वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, दर्पण का फोकस तल। तो आज के इस छोटे से वीडियो में बस हमने आपको इंगित किया यही कि दर्पण का ध्रुव, वक्रता, केंद्र वक्रता, त्रिज्या, अभिलंब, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और फोकस तल। तो दर्पण से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको आज हमने समझा दिया, और इसे आप एक बार दो बार देख लीजिए या सुन लीजिए ऐसे ही, तो आपको याद करना है। और अगले हम वीडियो में, हालांकि हमने हेडिंग लिखा है प्रतिबिंब खींचने के नियम, लेकिन हम बस आज इतना ही इसमें बताएंगे, हाँ। और प्रतिबिंब खींचने के नियम हम कल के वीडियो में हम देंगे, आज इतना ही।